हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति उपाध्याय। मैं बिहार सिवान ज़िला से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस बार जून 2020 में अपना जेआरएफ कंप्लीट किया है विद हिस्ट्री सब्जेक्ट। आज मैं डीकेटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी के साथ अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और जो जर्नी रही है मेरी जेआरएफ की वो शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में कुछ हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि ये जेआरएफ और नेट एग्ज़ाम है क्या और इसे कौन कंडक्ट कराता है। तो ये नेशनल लेवल की एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि यूजीसी द्वारा ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट कराई जाती है। ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और इसको क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं ऑल इंडिया लेवल पे। और अगर आप नेट प्लस जेआरएफ क्लियर करते हैं जो कि ये एग्ज़ाम एक ही साथ कंडक्ट कराया जाता है, अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर आपकी रैंक अच्छी है, इट मीन्स अगर आपने अच्छा स्कोर किया है, देन यू विल एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप एज वेल। चलिए हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो ये एग्ज़ाम जो है वो दो पेपर में कंडक्ट किया जाता है। पहला जो पेपर है वो पेपर 1 वो सबके लिए कंपलसरी है और जो पेपर 2 है वो आपके मास्टर्स का सब्जेक्ट होता है। एक एक करके हम बात करेंगे दोनों पेपर के लिए। तो पहले हम बात करते हैं पेपर 1 के लिए। पेपर 1 में 10 यूनिट्स यूजीसी ने डिसाइड किए हैं और इसमें जो यूनिट्स हैं उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, आईसीटी है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और हायर एजुकेशन, ऐसे करके 10 यूनिट्स हैं और पर यूनिट्स 5 क्वेश्चंस आते हैं। 5 क्वेश्चंस पर यूनिट 50 क्वेश्चंस होते हैं और ये 100 मार्क्स का होता है और ये बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग होता है आपके जेआरएफ के लिए। अगर आपका जेआरएफ होता है तो वो मोर और लेस पेपर 1 के द्वारा ही होता है, क्योंकि पेपर 1 को कंप्लीट करना काफ़ी आसान होता है कंपैरिजन टू पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है और उसमें कंप्लीट होल्ड बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और पेपर 1 का जो सिलेबस है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है और आपको उसको ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना भी आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम पहले पेपर 1 के स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, क्या रिसोर्सेज करने चाहिए। तो पेपर 1 में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि सारे ही टॉपर्स आपको रिकमेंड करते हैं और मैंने भी केवीएस मधान की बुक फॉलो करी थी और इसके अलावा मैंने इंटरनेट की हेल्प ली थी जिसमें कि तलवीर मधान की कॉमर्स नेट अचीवर करके एक यूट्यूब चैनल है, उसको मैंने फ़ॉलो किया था और उन्हीं को मैंने अनअकैडमी पे उनके स्पेशल क्लासेस, हालांकि प्लस क्लासेस भी वो लेते हैं अनअकैडमी पे और अगर आप चाहें तो उसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्पेशल क्लासेस ही लिए थे जो कि कम्प्लीटली फ्री हैं। इसके अलावा मैंने और कहीं भी कुछ भी नहीं लिया था। इसके अलावा जो उनका OD/OC कॉन्सेप्ट था कॉमर्स नेट अचीवर पे, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। पेपर 1 के लिए अगर नोट्स बनाने की जहाँ तक बात है, तो मैंने पेपर 1 के लिए नोट्स बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बनाए थे क्योंकि मेरे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा कम था। मैंने ये एग्ज़ाम 2 मंथ्स अराउंड 45 डेज़ 2 मंथ्स के अराउंड ही प्रिपरेशन करे हैं, तो इसलिए मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम तो था नहीं, तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नोट्स नहीं बनाए। लेकिन हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप नोट्स बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं भी है फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत शॉर्ट में कीवर्ड्स में नोट्स बनाएं। मैंने बनाए थे क्योंकि लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये पेपर 1 के लिए है और पेपर 2 के लिए अगर हम बात करें तो पेपर 2 के लिए मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट था। एंशिएंट इंडिया के लिए जो मैंने बुक फॉलो करी थी वो थी केसी श्रीवास्तव की। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें उपेंद्र सिंह की बुक भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैंने केसी श्रीवास्तव की ही फॉलो करी थी और मैंने सिर्फ सिंगल बुक फॉलो करी थी सारे सेक्शन के लिए। और मेडिवल इंडिया के लिए मैंने हरिश्चंद्र वर्मा की 2 वॉल्यूम आती है, मैंने बस वही फॉलो करी थी। हालांकि सतीश चंद्रा की बुक भी काफ़ी अच्छी हैं, आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत मोटी नहीं है। हालांकि हरिश्चंद्र वर्मा की काफ़ी बल्कि बुक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, अगर आप उसको फॉलो करें तो बहुत अच्छा है। और अगर आप कोई और भी बुक फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन ईज़िली डू इट। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉडर्न इंडिया के लिए, तो मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने प्लासी टू पार्टीशन मतलब प्लासी से विभाजन तक शेखर बंदोपाध्याय की बुक है, वो मैंने फॉलो करी थी। इसके अलावा मैंने स्पेक्ट्रम और विपिन चंद्रा की इंडियन जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए बुक है वो फॉलो करी थी।
बस मेरी बुक लिस्ट सिर्फ इतनी ही थी। इसके अलावा हिस्टोग्राफी का जो सेक्शन है उसमें हिस्ट्री के उसके लिए मैंने क्योंकि मैं इग्नू से ही एमए कर रही थी, तो मेरे पास MHI 03 करके उसका सब्जेक्ट कोड था। हिस्टोग्राफी के लिए मेरे पास वो अवेलेबल थे नोट्स, और मुझे लगता है इतना सफिशिएंट था मेरे लिए, तो मैंने बस वही बुक लिस्ट फॉलो करी थी। तो ये हो गई हिस्ट्री की बुक लिस्ट की बात। हालांकि मेरी JRF की जर्नी बहुत लंबी नहीं थी, मैंने 2 महीने ही इसके लिए तैयारी किए थे, लेकिन कठिन ज़रूर थी। कठिन इसलिए क्योंकि मुझे इसके बारे में एक तो पहले कुछ नॉलेज नहीं थी। मैंने बस ऐसे ही डिसाइड किया था एक ज़िद की वजह से कि मुझे करना है बस, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था और सारे एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सामने यही एग्ज़ाम है तो इसी के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। मैंने नोट्स प्रीवियस ईयर पेपर मंगाया, सिलेबस मैंने लिख के रखा अपने सामने। फिर मैंने जो बुक लिस्ट थी मैंने उसको मंगाई, सारे बुक्स मंगाए, मैंने पढ़ना चालू किया। लेकिन जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रही हूँ तो मुझे सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सब कुछ एकदम सर के ऊपर से निकल रहा है। मतलब मैंने 8-10 पेपर्स देखे लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, नॉट अ सिंगल पॉइंट। सो मुझे लगा कि ये एग्ज़ाम तो मेरे बस की बात नहीं है, ये बहुत कठिन एग्ज़ाम है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं हार मान जाती हूँ इतना सब कुछ करने के बाद, तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब जब सोच लिया कि करना है सो आई हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट। सो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, तो मैंने थोड़ा सीरियसली पढ़ना चालू किया। मैंने फिर तलवीर सर को फॉलो करना चालू किया, तो मुझे पेपर 1 के थोड़ी चीज़ें समझ आने लगीं। फिर मैंने उनको अच्छे से फॉलो करना चालू किया। अनअकैडमी पे उनके स्पेशल क्लासेस स्टार्ट किए देखने के लिए। तो फिर थोड़ा और ज़्यादा अच्छा से मुझे अच्छे से पेपर समझ में आने लगे। तो मुझे लगा चलो ठीक है, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, कोशिश करी जा सकती है। तब तक एग्ज़ाम के लिए डेट आ गई और सिर्फ 1 महीने टाइम था। तो मुझे लगा कि अभी तो मैंने थोड़ा समझना ही चालू किया है और तब तक तो एग्ज़ाम का डेट आ गया, फिर मैं कैसे मैनेज करूं। तो फिर मैंने अकॉर्डिंगली 1 महीने के अंदर ही अपने शेड्यूल को फॉलो किया सब्जेक्ट वाइज, कि मुझे 10 दिन के अंदर में पेपर 1 को और 20 डेज़ के अंदर में पेपर 2 को एट एनी कॉस्ट कंप्लीट करना है। तो कैसे कंप्लीट करें, इतना वास्ट सिलेबस है। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लिए थे, तो मैंने एक डायरी में नोट किया कि कौन कौन से किस किस सेक्शंस के चीज़ें ऐसे मतलब रिपीट होती हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें आपके पेपर में रिपीट होती हैं। तो फिर मैंने जैसे हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे मैं बता रही हूँ एग्जांपल के लिए, कि जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में या फिर किसी भी हिस्ट्री में बहुत सारे बुक लिस्ट होते हैं, जैसे बुक्स राइटर्स के नेम वो हमेशा रिपीट होते हैं, या फिर क्या चीज़ें और रिपीट हो रही हैं इसके अलावा, जैसे स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हमेशा आते हैं। तो मैंने सारे स्टेटमेंट्स लिखे और मैंने आंसर में देखा और मैंने गूगल से भी सर्च किया उसको, कि जैसे किसी के स्टेटमेंट्स हो गए किसी इतिहासकार के, तो मैंने स्टेटमेंट्स के लिए ही एक कॉपी बना ली कि मैंने सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के थे सारे स्टेटमेंट्स लिख लिए और आंसर्स नहीं लिखे, क्योंकि मुझे लगा कि आंसर हो सकता है कि गलत दिया हो इसमें प्रीवियस ईयर का जो मैंने पेपर मंगाया था, लेकिन बस क्वेश्चन लिख लिया। और फिर धीरे धीरे करते करते मेरी प्रिपरेशन एक पीक तक पहुंच गई और मुझे लगा कि हाँ, अब मैं जब क्वेश्चन पेपर देख रही थी तो मैं क्वेश्चन को हैंडल करने में अब कैपेबल थी। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, मैं अब इस लेवल तक हूँ कि मैं इस एग्ज़ाम को निकाल सकती हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस था आने लगा मन में, तो एक पॉजिटिव फीलिंग आने लगी। फिर भी लगा कि इतना आसान तो है नहीं, पता नहीं इतने सारे लोग इतने टाइम से प्रिपेयर करते हैं और फिर भी वो नहीं कर पाते हैं, और मैं हिंदी मीडियम से गांव में रह के सेल्फ स्टडी के साथ प्रिपेयर कर रही थी, तो शायद मेरे लिए पॉसिबल ना हो। फिर मुझे लगा कि अगर ऐसा होता कि जगह का प्रभाव पड़ता तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर JNU के जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो सारे निकाल सकते थे। और फिर मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे थे तो वो सब गांव के बैकग्राउंड के थे, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं मेहनत कर तो रही हूँ और बहुत सारे बच्चे गांव से निकालते हैं सेल्फ स्टडी से, मैं भी निकाल सकती हूँ। फिर मैंने अपना जो मोटिवेशन का लेवल था वो काफ़ी ऊपर रखा, कोई भी नेगेटिव चीज़ें अपने आसपास नहीं आने दी, और टाइम मैनेजमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो उस चीज़ को मैंने काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन रखा।
तो इसकी वजह से मैं इतने कम टाइम में भी 45 डेज़ में इनफैक्ट मैंने अपने सिलेबस को कंप्लीट किया और मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया। अब मैं बताती हूँ कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने में मुझे क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि डूज़ तो ठीक हैं, लेकिन डोंट्स क्या थे। मैंने जो गलती करी, मैं बताना चाहती हूँ कि आप वो गलती ना करें। क्योंकि क्या होता है, कभी अगर हम मिस्टेक्स करते जाते हैं तो तैयारी भी नहीं हो पाती और डीमोटिवेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसके लिए क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने फॉर्म डाला था, मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस नहीं थी। मुझे लगा मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाऊँगी। तो मैं बस थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे ऐसे ही पढ़ती रही और मुझे लगा एग्ज़ाम अभी होने नहीं वाला है, क्योंकि लॉकडाउन है तो कुछ सर्टेन नहीं था। अचानक से एग्ज़ाम का डेट आ गया। तो मैं 1 महीने में इस एग्ज़ाम को बहुत जल्दी-जल्दी में, और मैंने पूरा सिलेबस भी हालाँकि कंप्लीट नहीं किया था, 60 टू 70% ही सिलेबस मैं कंप्लीट कर पाई थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है और आपने डिसाइड किया है कि इस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना है, तो आपको डे 1 से ही एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के साथ अच्छे से प्रिपेयर करके ही इस एग्ज़ाम में जाना चाहिए। ऐसे लास्ट के मोमेंट पे बहुत ज़्यादा लोड लेने से कुछ फ़ायदा नहीं है। हालाँकि किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा टफ़ तो है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने किया है, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं जब से फॉर्म डाली तब से करी होती तो शायद ये ज़्यादा आसान होता, मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन हालाँकि मैंने 45 डेज़ के अंदर 45th डेज़ में मेरा पेपर था, और सबसे बड़ी बात है, मैंने इसमें टाइम मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया, और इसकी वजह से मैं अपने सिलेबस के जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन थे उसको कंप्लीट कर पाई। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप डे 1 से ही, जब से भी आपने सोचा है कि मुझे इस चीज़ के लिए इस फील्ड में जाना है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या फिर कुछ भी या फिर मुझे पीएचडी करना है, तो उसके लिए जेआरएफ क्लियर करना है, तो आपको जब से आपने सोचा है तभी से अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एक सही दिशा में प्रिपेयर कीजिए, तो ईज़िली आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। पहली बार में भी क्लियर कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर आप पहली बार में इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो आपने पढ़ाई नहीं की है। अगर आप पहली बार में नहीं कर पा रहे हैं तो डेफ़िनेटली हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स रह गई हों, तो आप उसको देखिए, ढूँढिए और उसको अच्छे से ख़त्म करने का प्रयास कीजिए। उसको दूर करने की, जो भी कमी रह गई है उसको दूर करने का प्रयास कीजिए, और उसके बाद आप फिर से प्रयास कीजिए एग्ज़ाम देने के लिए, तो डेफ़िनेटली आप इस एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक कर पाएँगे। दूसरी बात जो मैं आपको बताऊँ कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, या किसी भी चीज़ को, कठिन चीज़ को प्राप्त करने के लिए असफलता ज़रूरी है, एक सीढ़ी है। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी असफलताएँ देखी हैं, पीसीएस में बहुत सारे, या फिर इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, कभी फर्स्ट स्टेज में ही, कभी सेकंड स्टेज में, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो डिमोटिवेशंस थे, सबकी लाइफ में होते हैं। जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलने भी लगे थे कि अब और कितना प्रिपेयर करोगे, लाइफ में आगे बढ़ो, ऐसा करके, तो सबके साथ होते हैं। तो फिर आप इस चीज़ से कैसे खुद को बचाएं, कैसे आप अपने आप को मेंटेन करें, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ एग्ज़ाम नहीं होता है, आपको आसपास की चीज़ों से भी अपने आप को बचाना होता है। आप आसपास की नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव थॉट से, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर बहुत कुछ बोलने लगते हैं, और ऐसा सिर्फ एक इंसान की लाइफ में नहीं होता है। मुझे लगता है कि 99.99% बच्चे इस चीज़ को फेस करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बड़ी चीज़ नहीं होती है। एग्ज़ाम को क्लियर करना, एग्ज़ाम के सिलेबस के साथ-साथ, एग्ज़ाम के प्रेशर के साथ-साथ आपको आस-पास के माहौल से, आस-पास के नेगेटिव चीज़ों से भी जूझना होता है। तो उसको आप कैसे मैनेज करें, इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा मैं बात करती हूँ। जैसे हर इंसान की लाइफ में 2 चीज़ें होती हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। तो अगर आप मोटिवेशन लेना चाहें, अगर आप सीख लेनी चाहें, तो आप नेगेटिव से भी ले सकते हैं, पॉजिटिव से भी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ लोग होते हैं जो आपको हमेशा नेगेटिव दिखाते रहते हैं, नीचा दिखाते रहते हैं, या फिर आपको बताते रहते हैं कि आप इस लायक नहीं हैं, आप नहीं कर सकते हैं। तो वो भी आपके लिए एक तरह से मोटिवेशन हो सकता है कि आप ये सोचें कि मैं इस इंसान को गलत साबित करूँगा। और दूसरी चीज़ है कि एक जो होते हैं, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस रखते हैं, जैसे आपकी मम्मी, आपकी फैमिली, आपके भाई, जो भी हैं, जो आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप एक दिन कुछ अच्छा करेंगे और उनके लिए कुछ कर पाएँगे, या फिर
आप समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, आपके थॉट्स हो सकते हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करें। मेरी लाइफ में क्या था कि मेरी दोस्त, मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरी और जितनी भी फैमिली है, सब ने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आप टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कीजिए। बाकी चीज़ें अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कहते हैं ना कि अगर आपकी समस्या आपके सपने से बड़ी है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल नहीं बना सकती। लेकिन अगर आपका ज़िद, आपका जुनून, आपका सपना आपकी समस्याओं से बड़ा है तो फिर आपके साथ भगवान भी हैं और आप ज़रूर सफल होंगे। और इसी बेस्ट विशेस के साथ मैं डीकेटी टीम को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकूँ आप सबके साथ। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।